यूपी के लखीमपुर खीरी में जमीनी विवाद में पूर्व विधायक की पीट कर हत्या, बेटे की हालत नाजुक, पुलिस पर मिलीभगत का आरोप। कंगना के बयान पर बवाल, शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा उन्होंने मुंबई को मिनी पाकिस्तान कहा है, क्या अहमदाबाद को मिनी पाकिस्तान कहने की हिम्मत रखती हैं कंगना। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई और एनसीबी का शिकंजा, ड्रग्स को लेकर शोबेक से पूछताछ, मुंबई के सांता क्रूज समेत कई जगहों पर एनसीबी की छापेमारी। और बॉलीवुड में महामारी कोरोना ने पसारे पैर, संक्रमण की चपेट में आए अभिनेता अर्जुन कपूर, टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव। चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। मामले में संक्रमितों का आंकड़ा 41 लाख के पार हो गया है। साथ ही कोरोना के मामले में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। कई बॉलीवुड सितारे कोरोना की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में बॉलीवुड में एक और सितारे के कोरोना पॉजिटिव आने की खबर सामने आई है। आपको ये बता दें कि फिल्म अभिनेता अर्जुन कपूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अर्जुन कपूर ने अपने कोरोना वायरस टेस्ट उन्होंने करवाया था और इसका नतीजा ये रहा कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अर्जुन कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा है कि वह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप सभी को सूचित करूं और मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। मैं अभी जो है ठीक महसूस कर रहा हूं और मेरे शरीर में कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। मैंने डॉक्टरों और प्रशासन की सलाह पर खुद को आइसोलेट कर लिया है। साथ ही मैं होम क्वारंटीन में रहूँगा। मैं आप सभी का आपके सपोर्ट के लिए पहले ही शुक्रिया अदा करता हूं और मैं आप सबों से अपनी सेहत की जानकारी आपसे साझा करता रहूंगा। ऐसा वक्त पहले कभी नहीं आया था। असामान्य समय है। मुझे विश्वास है कि पूरी मानवता इस वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि जो भी लोग मेरे संपर्क में रहे हैं वो सभी लोग अपना कोरोना टेस्ट करा लें। यूपी के अयोध्या में हिस्ट्री टीचर को 3 युवकों ने गोली मारकर घायल कर दिया। घायल हिस्ट्री टीचर के सीने में और सिर में गोली लगी है। आपको बता दें उपचार के लिए प्राथमिक उपचार के बाद उसे लखनऊ रेफर किया गया। दरअसल पुलिस के मुताबिक 3 युवकों ने हिस्ट्री टीचर पर बातचीत के दौरान गोली चला दी और गोली मारने वाले बदमाश 2 बाइक पर सवार थे। गाली गलौच आपको बता दें कि पहले हुई इन दोनों के बीच, फिर गोली भी चला दी गई। बदमाश फरार हो गए हैं, लेकिन घटना स्थल पर एक मोटरसाइकिल को छोड़कर वो गए हैं। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची है, जानकारी ली जा रही है इस पूरे घटनाक्रम की। साथ ही आपको बता दें तहकीकात की जा रही है। दरअसल मामला रुपयों के लेन देन से जुड़ा हुआ है। राजेश निषाद पर पहले से यहाँ पर अयोध्या थाने में मुकदमा दर्ज है और इनके जो परिजनों के द्वारा यह बताया गया, राजेश के परिजनों के द्वारा कि मोहित, पंकज, नवीन पांडे और सिंटू का इसमें रोल है। पुलिस के द्वारा तत्काल मौके की घेराबंदी की गई। अभियुक्तों द्वारा उपयोग में लाए गए बाइक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त पंकज को अपने हिरासत में लिया। अयोध्या से ये खबर, जहां पर एक हिस्ट्री टीचर को गोली मार दी गई। आपको ये बता दें इसके गोली मारकर इसे घायल किया गया है। पैसे को लेन देन को लेकर ये पूरा वाकया सामने आया। अयोध्या से ये खबर, बाइक सवार बदमाशों ने इस हिस्ट्री टीचर को निशाना बनाया, इसको गोली मारी गई। गोली लगने से हिस्ट्री टीचर घायल हुआ है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ रेफर किया गया। हिमाचल के शिमला में एनडीए के पेपर के लिए कालका शिमला के विशेष सेवा 5 महीने के अंतराल के बाद शुरू की गई है। वहीं पर अमर सिंह ठाकुर, चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर कालका शिमला रेलवे ने बताया कि सोलन से शिमला के बीच 47 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए विशेष ट्रेन चलाई गई है और इसमें सिर्फ 2 लोगों ने यात्रा की है। इसके
लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। इसमें हमारे पास आज मात्र 2 पैसेंजर इस गाड़ी में आए हैं और हमारी जो कैरेज बस्ती है इस गाड़ी की वो 248 की। वापस भी ट्रेन जानी है सोलन तक। हाँ, अभी इसको शाम को चलाया जाएगा और हमें आशा है कि जाने के समय यूपी के वाराणसी में लॉकडाउन के चलते लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए समाजवादी पार्टी यानी कि लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को संबोधित करते हुए एक पत्र सौंपकर तमाम मांगे उठाई हैं। इस दौरान 1 दर्जन से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर औपचारिक प्रदर्शन कर सरकार की ओर से कोविड मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दी जा रही धनराशि को सीधे उनके खाते में देने की मांग की है, जिससे हर व्यक्ति अपनी पूरी सुविधा के अनुसार इलाज कराकर जो है स्वस्थ हो सके। एक जो मरीजों के कोरोना काल में हम जाकर मुलाकात भी किए वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। लोग के यही कहना है कि केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो सीधा जो पैसा इलाज के लिए आ रहा है उन लोगों के खाते में सीधा वो जनता के खाते में आए, जिससे जनता सुचारू रूप से अपना मतलब इलाज करा सके। आज चतुर मजिस्ट्रेट साहब का ज्ञापन दिया, हम लोग डीएम साहब ने अवगत कराया था। 2-3 दिन से हम लोग लगातार उनसे कांटेक्ट चाहा। उन्होंने हम पर कोई भी जा रहा है, आम जनमानस जा रहा है, उसको कोरोना पॉजिटिव बना दिया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव के नाम पे लंबा खेल खेला जा रहा है और उसी खेल पर समझ लीजिए लोगों का व्यापार बंद है, रोजगार बंद है। सब लोग एकदम गरीबी से गरीबी स्थिति में आ गए, लोगों का व्यापार बंद हो चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और बनारस की प्रशासन इसको चेत नहीं रही है। बच्चों के फीस माफ़ी के लिए, बिजली के बिल की माफ़ी के लिए, पानी के टैक्स की माफ़ी के लिए आज हम लोग बनारस के जिलाधिकारी महोदय के ज्ञापन लेकर आए और जिलाधिकारी महोदय स्वयं नहीं आए, लेकिन एससीएम चतुर्थ को भेजे। एससीएम चतुर्थ साहब ने बोला कि आप राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में धार्मिक स्थलों को खोलने की कवायद शुरू हो गई है। दरअसल जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन के अनुसार इस महीने की 7 तारीख से सभी धार्मिक स्थलों को खोलने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें कोरोना को ध्यान में रखकर निर्देश दिए गए। साथ ही इस बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसमें सितंबर महीने में सभी के लिए आपको बताया शुक्रवार पर जुमे की नमाज अदा नहीं की जाएगी और अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में एक बार फिर से प्रशासन और धर्मगुरुओं के बीच बैठक के बाद जुम्मे की नमाज का फैसला लिया जाएगा। दरगाह कमेटी वालों की बैठक बुलाई गई है, किस तरह के निर्णय लिए गए हैं? हम दिनांक 7 सितंबर से सारे धार्मिक स्थल जैसा कि खुलना सरकार द्वारा गाइडलाइन में ये प्रस्तावित है, जितने भी चित्तौड़गढ़ शहर और चित्तौड़गढ़ ग्रामीण के प्रमुख अपने धार्मिक स्थल है जहां अधिक संख्या में श्रद्धालु जायरीन आते हैं, उन सब के साइट पे भी विजिट किया है कोरोना गाइडलाइन पालना के लिए। हिमाचल के धर्मशाला में शिमला के लिए रात्रि बस सेवा शुरू की गई है। ये बस रात 9:30 बजे धर्मशाला से शिमला के लिए रवाना होगी और शिमला से भी धर्मशाला के लिए रात्रि 9:30 बजे ये बस आएगी। साथ ही आपको बता दें कि आरएमएच HRTC धर्मशाला ने कहा है कि लॉकडाउन के बाद लोग लगातार शिमला के लिए रात्रि बस सेवा शुरू करने की मांग कर रहे थे। निगम मुख्यालय के आदेशानुसार आज से धर्मशाला के और शिमला से धर्मशाला बस सेवा 9:30 बजे शुरू की जा रही है और इस बस सेवा की शुरुआत से ही धर्मशाला डिपो के अंतर्गत शिमला के लिए 5 सेवाएं हो जाएंगी। आपको ये बता दें कि अब यात्री रात को भी शिमला आने जाने के लिए इन बसों की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। रोजगार, रेलवे का निजीकरण समेत कई मुद्दों को लेकर आइसा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर सरकार का विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही इस प्रदर्शन की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष लोकेश राज ने की। वहीं प्रदर्शनकारियों को आपको बता दें संबोधित करते हुए आइसा प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कुमार ने सभी प्रतियोगी परीक्षाएं कराने की मांग की है। मांगों को अनदेखा करने पर सरकार को आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आप देख रहे हैं लोगों का नज़ारा अलग है। कोई संगठन नहीं, कोई बैनर नहीं, बल्कि तमाम छात्र युवा एक साथ आकर के रोजगार के सवाल पर, निजीकरण रोकने के सवाल पर, रेल बेचने का विरोध करते हुए, जहाज बेचने का विरोध करते हुए, थाली बिकने का काम करके केंद्र राज्य सरकार को जगाने का काम किया।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो, 24 घंटे 7 दिन लगातार, सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। फरीदाबाद में आए दिन पुलिस द्वारा लोगों के साथ मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामले में देर रात का ये पूरा वाकया जब बल्लभगढ़ से आदर्श नगर थाने की पुलिस ने होटल पर खाना खाने पहुंची थी ये पुलिस, और खाना न मिलने पर होटल संचालक के साथ मारपीट कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और होटल संचालक ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की है। साथ ही उचित कार्रवाई की मांग की गई है। हम नहीं थे, बंद होटल बंद करके हम घर गए और यहाँ आके रोटी वोटी मांगे इन्होंने। हमारे लड़के ने मने कर दी, भाई रोटी नहीं है, होटल ढाबा बंद है। तो बोला जी ढाबा खुला हुआ है, कैसे नहीं देगा। फिर वीडियो बनाने लगे इन्होंने। फिर हमें बुलाया गया, फिर हमारे साथ बदतमीजी की, हमारे साथ गाली गलौज किया इन्होंने। फिर उनसे भी नहीं हुआ तो फिर जिप्सी आया, वहाँ के इंचार्ज कौन है नहीं है, जिप्सी आया, 5-6 उनमें पुलिस वाले आए और वो आके हमें ज़बरदस्ती। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच तकरार जारी है। हाल ही में कंगना को अपशब्द कहने के बाद से उनकी काफ़ी आलोचना हो रही है। इस बीच संजय राउत ने शायराना अंदाज में ट्वीट करते हुए लिखा है कि पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूँ, जिस पर बीजेपी नेता समित पात्रा ने तंज कसते हुए ट्वीट किया है और कहा है कि यही तो दुनिया पूछ रही है कि आखिर ऐसा क्या है हवेली में जो आप ड्रग्स, डेथ, धोखा नामक तूफान के रुख को किसी भी कीमत पर मोड़ना चाहते हैं। अब आपको बता दें कि कंगना और संजय राउत के बीच हुई बयानबाजी से सियासी पारा भी चढ़ गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने शनिवार को राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की है। आपको बता दें कि रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 10वें स्थान पर छलांग पर पहुंचा है, तो दूसरे स्थान पर आपको बता दें ये पहुंच गया है। पहले 10वें स्थान पर हुआ करता था यूपी, लेकिन अब दूसरे स्थान पर पहुंच गया, जिसे लेकर कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने सवाल उठाए हैं। इसके अलावा दीपक ने सरकार को अहंकारी भी करार दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग बढ़ी है, इस बड़ी रैंकिंग की तारीफ कांग्रेस पार्टी करती अगर धरातल पर कुछ होता तो। उत्तर प्रदेश में बिजनेस कौन से स्थापित हुए जिसको लेकर ये रैंकिंग में उसे स्थान मिला है। जो रैंकिंग होती है, रैंकिंग में बिजली,
अच्छी सड़कें, कानून व्यवस्था, बिना रिश्वत के काम जैसे तमाम काम तमाम स्रोतों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। उत्तर प्रदेश की सड़कें कैसी हैं, कानून व्यवस्था कैसी है, बिजली कितनी आती है, पूरा प्रदेश जानता है। फिर ये छलांग कैसे लगी है, नंबर कहां से आए हैं, वित्त मंत्री जी का बयान निजी तौर पे है या कोई सर्वे प्राइवेट एजेंसी या किसी प्रभाव से कराया गया है, थोड़ा समझ से परे है। इसलिए देश में आज तक राहुल गांधी ने जो जो सुझाव देश की सरकार को दिया था, सरकारें मानती तो देश संकट में नहीं होता। राहुल गांधी जी ने जिन जिन चीजों पर आपत्ति उठाई थी, आज जो देश के लिए खतरनाक बन गए हैं, चाहे जीएसटी हो, नोटबंदी हो, लॉकडाउन के तरीके हों, कोरोना से निपटने के मामले हों, देश को संकट में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और सरकार ने अहंकार भी दिखाया राहुल गांधी की सलाह ना मानकर। उत्तर प्रदेश के नोएडा में ड्यूटी करने वाले एक सिपाही का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल इस सिपाही ने अपने से बड़े अधिकारी टीआई राम रतन पर परेशान करने का आरोप लगाया है। पीड़ित सिपाही वीडियो में साफ साफ कह रहा है कि मेरी ड्यूटी टीआई राम रतन के क्षेत्र में न लगाएं। सिपाही ने ये वीडियो बाकायदा आधिकारिक ट्रैफिक पुलिस के ग्रुप में भी डाला है। जाते हैं, इसलिए मैं बहुत मानसिक तनाव में हूँ और मैं सभी अधिकारियों को ये बात सूचित करना चाहता हूँ। मैं कांस्टेबल 593 संजीव राणा, जब भी मेरी ड्यूटी टीआई राम रतन के क्षेत्र में लगती है तो टीआई द्वारा मुझे बहुत प्रताड़ित किया जाता है। उस कारण से मैं मानसिक तनाव में हूँ और सर मेरी ड्यूटी इनके क्षेत्र में से बार बार लगाने के कारण ये बार बार मुझसे पूछते हैं और फिर बाद में मुझे कुछ ना कुछ कमेंट करके जाते हैं। इसलिए मैं बहुत मानसिक तनाव में हूँ और मैं सभी अधिकारी। मथुरा से एक युवती को वृंदावन के एक गेस्ट हाउस ले जाकर उसके साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और 2 नामजद युवकों को गिरफ्तार भी किया है। बाकी 3 का अभी पुलिस जो है पता लगाने में जुटी हुई है। इस मामले में सदर क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक रमेश कुमार तिवारी ने बताया है कि यह लड़की शुक्रवार की शाम किसी काम से कृष्णानगर बाजार आई हुई थी, जहां से 5 युवक उसे जबरदस्ती अपने साथ कार में बिठाकर ले आए और वृंदावन के चैतन्य विहार क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस में उसे ले गए, जहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि पीड़ित युवती ने घटना के पश्चात वृंदावन कोतवाली पहुंचकर 3 युवकों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई, जिसमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी की तलाश जारी है। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? एक पीड़िता ने 376 की तहरीर दिया है, जिस पर 3 लोगों को उसने नामजद और 2 लोगों को अज्ञात पे तहरीर दिया है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। किस लिए यहाँ पीड़िता आई थी, क्या कुछ पता चला है अभी तक? पीड़िता ने 376 की तहरीर दिया है दुष्कर्म की, उसके साथ उसकी मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है और आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। बताया जा रहा है लड़की को मथुरा से लाए थे गाड़ी में। अरे कहाँ का मामला है? घटनास्थल वृंदावन का है। बिहार के औरंगाबाद में सदर अस्पताल की हालत खराब होती जा रही है। दरअसल अस्पताल में मरीज गर्मी में खुद पंखा झलते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ मरीजों ने तो अपने बेड के पास घर से पंखा मंगाकर लगाया है। आपको बता दें कि औरंगाबाद में साल 2018 में सरकारी आंकड़ों के अनुसार लू की चपेट में आकर 50 से अधिक लोगों की मौत की खबर है। ये आंकड़े हैं, जिसके चलते विभाग ने सभी वार्डों में लाखों की लागत से एसी, पंखे और कूलर लगवाने की बात कही थी, लेकिन अब ये न तो कूलर चलते हैं न एसी चलते हैं। यहाँ पर किसी तरह की व्यवस्था नहीं है और इसी बारे में सीएमओ का कहना है कि उन्हें मालूम है कि जानकारी उनके पास अभी तक आप लोगों के माध्यम से ही पहुंची है, लेकिन अब वो जल्द ही इस समस्या का समाधान कर देंगे, क्योंकि महकमे में बैठने के बावजूद भी उन्हें अंदर अस्पताल में क्या कुछ हो रहा है इस बात की जानकारी नहीं थी। जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किया तब कहा कि आपके बताए जाने पर मामला संज्ञान में आया है, जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होगा। अभी हम तुरंत जा रहे हैं सदर हॉस्पिटल में, राउंड देते हैं डीएस से और हेल्थ मैनेजर से बात करके देखते हैं कि क्यों सब एक साथ कैसे खड़ा हो गया।
अगर सर मीडिया से सर आपकी बात अगर पहुंचती है सर, तो क्या सर अस्पताल में आप दौरा नहीं करते हैं क्या? दौरा तो हमारा रोज होता है, और जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तब तो एडिशनल दौरा होता है। अभी हम जा रहे हैं तुरंत, यहाँ से मीटिंग है छोटा, मीटिंग करके हम वही जाएंगे और देखते हैं डीएस से और हेल्थ मैनेजर से भी। तो बिहार की सुशासन की तस्वीरें हैं, औरंगाबाद की तस्वीरें, जहां पर मरीज जो है खुद तीमारदार वहां बैठकर अपने मरीजों की हाथ के पंखे से हवा करते हुए नजर आ रहे हैं। इन वार्डों में एसी और पंखे तो लगे हैं, लेकिन सिर्फ शोपीस बनकर रह गए हैं, क्योंकि न तो एसी चलता है और ना ही पंखा हिलता है। ऐसे में मरीजों ने अपने घरों से पंखे मंगाए हैं और हाथ से भी हवा करते हुए अपने मरीजों को यहाँ आराम देने का काम ये तीमारदार करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर ऐसी तस्वीरें जब सामने आती हैं, शर्म आती है सिस्टम पर कि आखिर सिस्टम देखिए किस तरह से लाखों रुपए जनता की टैक्स की गाड़ी कमाई जो है, ये अधिकारियों को शायद समझ में नहीं आता, क्योंकि जनता की ये कमाई, खून पसीने की कमाई से, टैक्स से जब ये व्यवस्थाएं जनता के लिए की जाती हैं तो वो किस तरह से होती हैं, धरातल पर उनकी स्थिति क्या है, इसके बारे में एसी दफ्तरों से बाहर नहीं निकलते अधिकारी। सीएमओ से जब बात की गई तो सीएमओ ने साफ तौर पर यह कहा कि मीडिया के द्वारा ये मामला संज्ञान में आया है, अब जल्द ही इसकी जांच कराएंगे, इस समस्या का समाधान कराएंगे। खबर अयोध्या से है, जहां पर एक हिस्ट्री शीटर को 3 युवकों ने गोली मारकर घायल कर दिया। घायल हिस्ट्री शीटर के सीने और सिर में गोली लगी, जिसको प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ रेफर किया गया। दरअसल पुलिस के मुताबिक 3 युवकों ने हिस्ट्री शीटर पर बातचीत के दौरान गोली चला दी। और आपको ये बता दें कि गोली मारने वाले बदमाश 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। गोली मारने के बाद तीनों बदमाश फरार हो गए, लेकिन घटनास्थल पर एक बाइक जरूर छोड़ गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जानकारी दी है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामला रुपए के लेन देन का है। राजेश निषाद पर पहले से यहाँ पर अयोध्या थाने में मुकदमा दर्ज है और इनके जो परिजनों के द्वारा यह बताया गया, राजेश के परिजनों के द्वारा, कि मोहित, पंकज, नवीन पांडे और सिंटू का इसमें रोल है। पुलिस के द्वारा तत्काल मौके की घेराबंदी की गई। अभियुक्तों द्वारा उपयोग में लाए गए बाइक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और पुलिस ने बिहार के बेतिया जिले के मोदीपुर रेलवे गुमटी से बसडा गांव जाने वाली सड़क जर्जर हो चुकी है। ईंट सोलिंग को लेकर निर्माणों में आपको बता दें कि किसी भी तरह का इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है। इस दरमियान ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि हल्की बारिश में ही वाहन फिसलकर खेतों में चले जाते हैं और इस सड़क से गुजरना मुश्किल हो गया है। सांसद और विधायक को कई बार लिखित में इसकी जानकारी दी गई है, लेकिन अभी तक सड़क की समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने कहा कि अब की बार सड़क नहीं बनी तो वोट नहीं दिया जाएगा। चुनाव के समय सिर्फ वोट मांगने वाले नेताओं की इस बार खैर नहीं है। बिहार के बेतिया की ये तस्वीरें हैं। ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है क्योंकि सड़क नहीं है। रेलवे फाटक बसरा जो जाता है उससे हम बोल रहे हैं, वहाँ से यहाँ पर विधायक सचिव विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, कहते हैं रोड बनेगा, हमेशा कभी रोड बनता या नहीं है। हम लोग इतना दिक्कत है आने जाने में, गिरते हैं, किसी का पैर टूटता है, किसी का कोई परेशानी है। बारिश में तो हम लोग रास्ता से इतना मुश्किल होता है कि हम लोग परेशान होते हैं आने जाने में, लेकिन कोई फ़ायदा हमको नहीं है किसी को जिताने से। क्या नाम है आपका? मजहर आलम मेरा नाम है। आवेदन दिए हुए थे हम लोग चिट्ठी, आने जाने में रात में महिला सब जाने में बहुत कष्ट है। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। Declaring a public health emergency of